नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी। आज का हमारा टॉपिक होगा व्याकरण का। व्याकरण के टॉपिक में आपको सी विभाग में व्याकरण पूछा जाता है, जिनमें हमारा टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। यह टॉपिक ऐसा है, आप 7वीं कक्षा 8वीं कक्षा तक पढ़कर ही आए हैं, फिर भी एक अलग तरीके से यहाँ दिया है, तो इस टॉपिक को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। आइए पहले देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा है तो संज्ञा क्या है, तो संज्ञा किसे कहते हैं, उनकी यहाँ पर व्याख्या दी गई है। जिन शब्दों से किसी कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का जो बोध होता है, परिचय होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। समझ लीजिए, अहमदाबाद बड़ा शहर है, तो अहमदाबाद है वो किसी जगह का नाम दिया गया है, नाम दिया है, तो यह क्या है, एक संज्ञा है। तो किसी वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, उनका कोई नाम दिया जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी एक व्यक्ति है, जगह है, जिनकी ओळख हमें दी जाती है, उनका नाम दिया जाता है, जिन्हें संज्ञा के रूप में हम लोग पहचानते हैं। आप सभी लोग यह व्याख्या पहले ही समझ कर आए हैं, फिर भी हम एक बार यहाँ उनकी व्याख्या देख लें, फिर देखते हैं उनके प्रकार। तो आप जानते हैं उनके प्रकार भी आप सीख कर आए हैं। उनके कुल 5 भेद प्रकार है। यहाँ पर आप उनके नाम दिए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिनमें कोई व्यक्ति का नाम दिया जाता है, जगह का नाम, कोई वस्तु का नाम दिया जाता है, तो जिन्हें क्या कहते हैं हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ लीजिए, मोहन अच्छा लड़का है, तो जो मोहन है उनके नीचे रेखांकित किया है, तो मोहन हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा दिखलाता है। फिर बात आती है जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, पूरी जाति का बोध कराते हैं। समझ लीजिए, गाय पालतू पशु है, तो गाय का नाम नहीं दिया गया है, उनका कोई नाम नहीं है, परंतु गाय शब्द है, तो गाय तो कोई भी हो सकती है, हमारे देश की भी हो चाहे दूसरे देश की भी हो, तो पूरी जाति का बोध कराते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है समूहवाचक, जिनमें किसी समूह का निर्देश होता हो, तो वह क्या है, समूहवाचक है। समझ लीजिए, यात्रियों का दल जा रहा है, तो यात्रा करने के लिए जो यात्री जा रहा है, एक तो नहीं है, यात्रियों शब्द प्रयोग किया है। दल, दल यानी समूह, जिनमें 4, 5, 6 व्यक्तियों की संख्या होती है, एक समूह होता है, तो उन्हें हमें क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर द्रव्यवाचक की, तो द्रव्यवाचक की कहते हैं जो खाद्य या तो पदार्थ है, उनको हम क्या कहते हैं, दूध है, घी है, तेल है, उनको हम द्रव्य कहते हैं। और ऐसे शब्द वाक्य में यदि दिखाई दे तो उन्हें हम द्रव्यवाचक कहते हैं। परंतु बात है भाववाचक संज्ञा की, वे भी आप समझ चुके हैं, परंतु किसे कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा उन्हें कहते हैं जो सिर्फ भाव को दिखाते हैं। कैसे भाव, हमारे मन के भाव को दिखाते हैं, तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप पहले भी समझ कर आए हैं, फिर भी आज हम इस टॉपिक को यहाँ पर क्या करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। आप लोगों को पेपर में कोई एक वाक्य दिया गया है, वाक्य में से आपको भाववाचक संज्ञा ढूंढनी है। यदि समझ लीजिए कोई उनकी व्याख्या ही पूछी जाए, तो आइए भाववाचक संज्ञा की व्याख्या देख लेते हैं पहले। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिन संज्ञाओं से हमारे मन के भावों को, कोई अवस्था हो या तो दशाओं को, स्थिति को, अदृश्य वस्तुओं को बोध कराने वाले यानी जानकारी देने वाले जो भी शब्द होते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि उनका कोई रूप या रंग नहीं होता है, या तो उनका कोई आकार भी नहीं होता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा का कोई रूप, रंग, उनका कोई आकार नहीं होता है, ना तो हम उन्हें देख सकते हैं, ना तो हम उन्हें छू सकते हैं, सिर्फ हमारे मन से उनको महसूस कर सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं, जिन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर व्याख्या पूरी लिखी हुई है, देखिए, उनका कोई रूप या आकार नहीं होता है, उसे स्पर्श भी नहीं किया जा सकता है, सिर्फ उनको महसूस किया जा सकता है, जिन्हें हम भाववाचक संज्ञा के रूप में जानते हैं। एक उदाहरण में आपको समझाऊं तो आपको यह भाववाचक संज्ञा समझने में काफी सरलता रहेगी। यहाँ एक रिक्त स्थान है, देखिए कि आजकल बहुत खाली जगह है। काउंस में देखेंगे तो घर्म शब्द है, घर्म शब्द का उपयोग करके भाववाचक संज्ञा बनाइए। यह घर्म शब्द है, जिनकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो उनमें प्रत्यय लगाने से घर्म से गर्मी, हम ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, आजकल बहुत गर्म है, ऐसे आपको कोई वाक्य समझ में आया नहीं। गर्म शब्द का प्रयोग करके हमने यहाँ पर क्या भाववाचक संज्ञा बनाई, कौन सी, गर्मी। तो गर्मी को तो आप कभी छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं।
आकार तो है ही नहीं, कर्मी को सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। तो जिनको महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनका सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। उसी प्रकार एक उदाहरण दूं तो समझदारी है, फिर दया है, सुंदरता है, ईर्ष्या है। ये शब्द क्या है, ये सिर्फ हम उनको महसूस करते हैं, उनको देख नहीं सकते, उनको छू नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। अब बात आती है कि भाववाचक संज्ञा को हम पहचाने कैसे, तो उनकी भी 5 प्रकार है। एक प्रकार में आपको एक बात बता दूं, समझ लीजिए 3 संज्ञा से हम समझ सकते हैं। एक जातिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जिनसे भाववाचक संज्ञा समझी जा सकती है। 3 संज्ञाएं एक साथ सीखी जा सकती है। किस प्रकार ये तीनों संज्ञा एक साथ कैसे सीखते हैं, तो समझ लीजिए एक यहाँ पर मोहन है, तो वो क्या है, व्यक्ति दिखाता है। लड़का, ठीक है, तो जाति दिखाता है। और उनमें पन लगाने से लड़कपन, तो भाववाचक संज्ञा हो गया। व्यक्ति का नाम दिया गया है तो वह व्यक्तिवाचक है। मोहन कौन है, लड़का है, तो वह जाति दिखाता है। और उनसे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, उनका लड़कपन, उनका स्वभाव दिखाया गया, तो वो भाववाचक संज्ञा बन गई। इस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो उनके 5 प्रकार किस प्रकार है, तो देखिए जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ये शब्द कोई नए नहीं है, आप लोग 8वीं कक्षा तक सीख कर ही आए हैं। सर्वनाम जानते हैं, नाम के बदले जो शब्द है तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। व्यक्ति वस्तु की जो विशेषता बताते हैं तो वे विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया जानते हैं, जो कार्य हम करते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। और अव्यय क्या है, अविकारी है, जिनका लिंग हो, सर्वनाम हो, वचन हो, जिनमें परिवर्तन नहीं होता तो वे अवयव कहलाते हैं। 8वीं कक्षा तक आप यह सब कुछ सीख कर ही आए हैं। तो इन 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। किस प्रकार, तो एक नोंद यहाँ पर है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों के अंत में कुछ प्रत्यय जुड़े जाते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, शायद ही आपके लिए नया टॉपिक हो तो मैं एक बात को समझा दूं। प्रत्यय कुछ ऐसे अक्षर या अक्षर समूह है जिनका अपना कोई अर्थ नहीं है, परंतु वे क्या करते हैं, कुछ अर्थ वाले शब्द के बाद में जुड़ते हैं, बाद में यानी पीछे जुड़ते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो ऐसे कुछ प्रत्यय हैं, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पन, ई, ता, आई, आर, आवन, वन, आ, उनका कोई अपना अर्थ है नहीं है, यह प्रत्यय है। तो वे क्या करेंगे, किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ेंगे तो एक नया शब्द हमें मिलेगा, और नया शब्द मिलेगा तो वो हमारी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है, देखते हैं 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है, उनके कुछ उदाहरण आपके सामने दिए गए हैं। इनके आधारित आप ज्यादा सरलता से समझ सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा एक है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है, तो समझ लीजिए लड़का, लड़का चाहे कोई भी हो, हमारी पाठशाला का हो, दूसरी पाठशाला का हो, हमारे देश का हो, दूसरे देश का हो, लड़का है, उनके अंत में पन शब्द जोड़ दिया जाता है। पन का तो अपना कोई अर्थ नहीं है, तो लड़का शब्द से पन जोड़ने पर नया शब्द बना लड़कपन। पन शब्द एक प्रत्यय है, वह लड़का शब्द के साथ जुड़ने पर हमारी भाववाचक संज्ञा बन गई लड़कपन। और लड़कपन किसे कहते हैं, जो शरारती होते हैं, चंचल होते हैं। लड़कपन, तो लड़का खड़ा है तो उनका नाम है लड़कपन नहीं, लेकिन उनके कुछ गुण दिखाई देते हैं, उनमें कितना बचपना है, कितना लड़कपन है, तो यह हमारी क्या हुई, भाववाचक संज्ञा हुई, जिनका हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि उन बच्चे में लड़कपन है। ठीक है, उसी प्रकार सर्वनाम से कैसे बनती है भाववाचक संज्ञाएं, तो अपना, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है लेकिन क्या कहते हैं, अपना, मेरा, मैं खुद अपना नाम नहीं बोलेंगे लेकिन मैं क्या कहती हूँ, अपना, तो उनके साथ त्व प्रत्यय जुड़ा, उनसे हमारी भाववाचक संज्ञा बनी अपनत्व। तो अपनत्व किसे कहते हैं, जिन्हें अपनेपन का भाव महसूस होता हो, उन्हें तो हम क्या कहते हैं, अपनत्व कहते हैं। होता है कि नहीं, आप कहेंगे कि ये मेरे अपने हैं, तो अपने कहने से आपको एक पता तो चला कि नहीं ये मेरे लोग हैं, तो एक अपनत्व शब्द हमें भाव सूचित करता है। ठीक है, उसी प्रकार है विशेषण से, विशेषण तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे क्योंकि अगले क्लास में ही आपने अगले टॉपिक में ही समझा है यह प्रकार जो विशेषता दिखाते हैं। तो वीर क्या है, वीर व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, लेकिन वीर है वो एक वीरता दिखाता है, विशेषता दिखाता है। तो वीर के साथ ता प्रत्यय जोड़ दिए, ता का अपना कोई अर्थ नहीं है, पर वीर शब्द के साथ ता जोड़ दिया तो वीरता शब्द हो गया। वीरता आप कोई देखते हैं, कोई लड़का या लड़की का नाम है नहीं, वीरता तो क्या है, कोई व्यक्ति की एक शक्ति दिखाता है। तो वीरता है जिनको हम सिर्फ महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वीरता शब्द भी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। समझ गए आप लोग।
उसी प्रकार दो है क्रिया से। अब समझिए, पढ़ना तो क्रिया है ना, पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ना शब्द से हम क्या करेंगे, उनमें प्रत्यय कौन सा जोड़ेंगे, ई जोड़ दिया तो उनसे शब्द बना पढ़ाई। बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है, पढ़ाई। जिनको हम जानते हैं उनको देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं कि वो बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, ठीक है। तो पढ़ाई शब्द है वो हमारा क्या हो गया, क्रिया से शब्द बना। उसी प्रकार अवयव से तो समझ लीजिए, दूर, दूर शब्द है ना, उनका लिंग परिवर्तन होगा ना उनका वचन परिवर्तन होगा। जिन शब्दों का परिवर्तन नहीं होता तो वे अवयव कहलाते हैं वाक्य में। तो अवयव जो है उनसे एक प्रत्यय लगा, दूर शब्द है वो अवयव है, तो उनमें भी यदि हमने प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया दूरी, ठीक है। अपनों के बीच किसी भी प्रकार की दूरी नहीं होनी चाहिए। तो दूरी है वो क्या है, दोनों को जोड़ के रखने का एक भाव दिखाता है, ठीक है। तो यह भाववाचक संज्ञा हो गई। अब आपने देखा 5 प्रकार से किस प्रकार हम भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं, देख लिया आपने, समझ लिया। तो यह आशा रखती हूँ कि आपको यह भाववाचक संज्ञा का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए कुछ उदाहरण आपके सामने मैंने और भी दिए हैं। आपको पेपर में इस तरह समझ लीजिए उदाहरण दिए गए हैं, उनमें से आपको भाववाचक संज्ञा पसंद करनी है, ठीक है। हमारा टॉपिक ही हमें सूचित करता है। तो मुझे यहाँ का सूनापन खलता है। सूनापन, सूनापन किसे कहते हैं, हम अकेला अकेला महसूस करते हैं, उनका अनुभव करते हैं। तो यह हमारी क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा। तो हमें कैसे पता चला, सूना शब्द है, ठीक है। तो यह भाव तो सूचित करता है, उनमें प्रत्यय भी जुड़ा है, पन, जिनसे हमें हमारी भाववाचक संज्ञा मिलती है, सूनापन। अब आपको पता चल गया होगा कि प्रत्यय किसे कहते हैं और शब्द के अंत में लगने से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। दोनों कार्य एक साथ हो गया। बाद में धन पाकर उसे घमंड हो गया। घमंड किसे कहते हैं, व्यक्ति की घमंड को ही हम अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति आकर बताता है, आओ देखो मुझ में कितना घमंड है, तो दिखाता है नहीं, लेकिन उनके व्यवहार से हम महसूस कर लेते हैं कि उस व्यक्ति में कितना घमंड है। तो इस वाक्य में घमंड जो है वो हमारी भाववाचक संज्ञा है। फिर एक अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। मित्रता, मित्र आपके भी कैसे हैं आप जानते हैं, मित्र के तो आप बहुत अच्छे से उनको पहचानते हैं, ठीक है। तो मित्र शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा तो है, क्योंकि उनको कोई व्यक्ति का नाम नहीं दिया, सिर्फ मित्रता उनकी बताइए। तो ता शब्द भी हमारा क्या है, प्रत्यय है। मित्र के साथ ता शब्द जोड़ने से हमारी भाववाचक संज्ञा बनी है मित्रता। तो इस पूरे वाक्य में मित्रता शब्द है वो हमारी भाववाचक संज्ञा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को सिर्फ महसूस किया जाता है, मन की भाव को अनुभव किया जाता है, उनका रूप या आकार नहीं है, उन्हें छुआ भी नहीं जा सकता और देखा भी नहीं जा सकता। इस प्रकार हमारा भाववाचक संज्ञा का टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। नमस्ते।